दोस्त, माहौल इमेजिन करो। गन फायर और तोपों की गूंज ऐसी है कि कान फट जाएं और सिर में दर्द होने लगे। ट्रेडिशनल गोला बारूद से लेकर स्पिरिट वाली बुलेट तक अनगिनत बुलेट दागी गईं, तब तक जब तक कि स्काई आग की लपटों से लाल ना हो गया और समंदर खौफनाक तरीके से उबलने न लगा। फिर भी वे म्यूटेटेड सी बीस्ट्स अभी भी क्रूरता से दहाड़ रहे थे। भाई, उन दो शार्क्स को देखो। भले ही हर बुलेट उनके शरीर पर सिर्फ एक थप्पड़ जैसी महसूस होती है, लेकिन जब हजारों थप्पड़ एक साथ पड़ते हैं तो किसी का भी हौसला डगमगा जाएगा। जाहिर है, जो बीस्ट इन ह्यूमन बुलेट को झेल पा रहे हैं वे सब ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर के पार जा चुके हैं, और वे सी बीस्ट आर्मी में कोई बहुमत में नहीं है। तभी सीन एकदम से बदलता है। सी बीस्ट आर्मी की कुछ टुकड़ियां सीधा वॉरशिप्स के डेक पर कूद गईं, और यही वो वक्त था जब सुपर ह्यूमन वॉरियर्स ने एक्शन लिया। वे फौरन दुश्मन को रोकने के लिए झपटे। इस लेवल पर आकर फिजिकल फॉर्म अब कोई फायदा नहीं रह जाता। ज्यादातर सुपर ह्यूमन वॉरियर्स भी सेकंड ऑर्डर को पार कर चुके हैं और कुछ तो ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच चुके हैं। पर ये सी बीस्ट तो कंटिन्यू नीचे गोता लगा रहे हैं, फ्रंट लाइन को बाईपास करके ऊपर आ रहे हैं। वे ठीक वॉरशिप्स के बीच में प्रकट हुए। इस एंगल से कोई भी देख सकता है कि ह्यूमैनिटी के पास कितने कम सुपर ह्यूमन वॉरियर्स हैं, जो हर दिशा से दुश्मन से पूरी तरह घिरे हुए हैं। टिटॉनिक मिलिट्री ग्रुप के लीडर पर पीछे से अटैक हुआ। उसने साफ तौर पर इसे नोटिस किया, पर भाई ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दुश्मन खड़े थे। ये नज़ारा वाकई दिल तोड़ने वाला है। कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि स्क्रीन देखने के बाद पता चला है कि राइट साइड में बड़ी संख्या में सी बीस्ट्स दिखाई दिए हैं। इस समय वे सामने की तरफ किंग्स ऑफ द सी के साथ भीषण लड़ाई लड़ रहे थे। बीच में स्पाइकी मॉन्स्टर दिखाई दिए, और अब राइट में भी। ऐसा लग रहा है कि सी बीस्ट्स उन्हें धीरे धीरे घेर रहे हैं। राइट साइड में वाकई सी बीस्ट्स का एक ग्रुप पागलों की तरह करीब आ रहा था। जो भी सतह पर आते उन पर दूर से गोले बरसाए जाते। भाई, इन बुलेट को कम मत समझना। एक विशाल सी बीस्ट की गर्दन एक बुलेट से फट गई थी। उस दर्द ने उसे गुस्से में भर दिया, और उसने भी दूर से ही अपनी ब्रेथ से अटैक करने का फैसला किया। एक हल्की बैंगनी स्पिरिट फोर्स सीधे वॉरशिप के कमांड रूम को निशाना बनाकर निकली, और फौरन एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन ऐसा लगा कि इस अटैक में बहुत ज्यादा ताकतवर एक्सप्लोजिव पावर नहीं थी। बस ये देखा गया कि वॉरशिप के अंदर की हर चीज बिजली से ओवरलोड हो गई थी। लगता है अभी जो अटैक हुआ उसमें करंट था। सोल्जर लगातार नुकसान की रिपोर्ट कर रहे थे। जहाज का लेफ्ट हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया, गोला बारूद खत्म हो गया, और जहाज में पानी भरने लगा। कमांडिंग ऑफिसर का सिर घायल था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से पूछने की कोशिश की कि क्या वॉरशिप का प्रोपल्शन सिस्टम ठीक है। इस बीच सबॉर्डिनेट ऑफिसर को इमरजेंसी पावर मोड पर स्विच करना पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर ने कमांड दिया कि हमें हर कीमत पर डटकर लड़ना होगा। हम इन सी बीस्ट्स को यहां से जाने नहीं दे सकते। भाई, क्या उनके पास कोई प्लान है? वो जोर से चिल्लाया, फुल फोर्स अटैक। भाई, वो वॉरशिप अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सुसाइड विशन हो। धत तेरी की, क्या ये पागल सीधे दुश्मन के सीने में चार्ज करने वाले हैं? पर तभी अचानक एक बीस्ट धमाके के साथ हवा में फट गया। भाई, क्या किस्मत थी। पर हुआ क्या था? दरअसल वो अपना उले था। उसने गौर किया कि चाइना फेडरेशन वाली साइड पर इतने बीस्ट्स निकल रहे थे जितने कहीं और नहीं थे। इतने सारे बीस्ट्स को मारना नामुमकिन लग रहा था। उले खुद चारों तरफ से घिरा हुआ था, फिर भी उसकी नजरें राइट साइड पर टिकी थीं, जहां हजारों वॉरशिप्स फंसे हुए थे। उधर वो ऑक्टोपस किंग अभी भी अफ्रीका के उस यंग प्रिजन चीफ के साथ खूनी जंग लड़ रहा था। भाई, ये सिचुएशन देखकर कोई भी हिम्मत हार जाए। उले जानता था कि आज नहीं तो कल इनका सारा एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा, और फिर सारा प्रेशर इन सुपर ह्यूमन वॉरियर्स पर आ जाएगा। एक दर्दनाक अंत। पूरी आर्मी यहां खत्म हो सकती थी। हमारे वॉरियर्स की ताकत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि वो साले बीस्ट्स बिना किसी डर के लाशों के ऊपर चढ़े आ रहे थे। इंसान गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। भाई, हमारे सबसे कीमती सुपर ह्यूमन वॉरियर्स भी अब गिर रहे थे। कोई सीधे काटा जा रहा था तो कोई किसी बीस्ट के जबड़ों में जिंदा तड़प रहा था। तभी एंशिएंट ट्री की 2 फीमेल एम्बेसडर लिंडी और आया भी वहां लड़ती दिखीं। लिंडी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, धत तेरी की, आखिर ये इतने सारे कहां से आ रहे हैं? तभी अचानक राइट साइड से एक खौफनाक मुंह खुला और सीधा उस पर झपटा। उस सड़ी हुई बदबूदार सांसों को महसूस करते ही लिंडी समझ गई कि अब वो नहीं बचेगी। खेल खत्म। लेकिन तभी एक पीली हरी स्किन वाले दूसरे बीस्ट ने उस दुश्मन को बीच में ही दबोच लिया। सब कुछ एक पल में हुआ। भाई, लिंडी पसीने पसीने थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है। उसका रक्षक और कोई नहीं,
मिस्टी माउंटेन का 5 हेडेड स्नेक था। उसे नहीं पता था कि ये कौन है, बस इतना दिखा कि वो उसका दुश्मन नहीं है। अभी वो संभली भी नहीं थी कि समंदर का सीना चीरकर कुछ बहुत विशाल बाहर आया। भाई, मिस्टी माउंटेन की म्यूटेटेड व्हेल अपने पूरे कबीले को लेकर जंग में कूद पड़ी थी। ये मदद तो सूखे में बारिश जैसी थी भाई। माना कि इससे पूरी बाजी एकदम से नहीं पलटेगी, पर इससे थोड़ा और टाइम मिल गया ताकि पूरी आर्मी खत्म न हो जाए। यूल का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं पीछे से कोई वार ना हो जाए। पर भाई, नज़ारा ही कुछ और था। पीछे वाले बीस्ट्स तो असल में हमारे दुश्मन सी बीस्ट्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो इस्लामिक सेंट जो हमेशा इतना शांत और ग्रेसफुल रहता था, आज अपनी सारी लिमिट्स पार कर चुका था। उसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी था, पर तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी ऑरा महसूस हुई। उसमें एंशिएंट ट्री की खुशबू थी। उसे लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। तभी भाई, एक ऐसा तूफान आया कि उस सी क्रैब किंग के परखच्चे उड़ गए। एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी, अभी अंत नहीं हुआ है, हार मत मानो। भाई, वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि सबके कलेजे फट गए। वो और कोई नहीं, वेस्टर्न डेजर्ट का लॉर्ड सेथ था। उसने अपना नकाब हटा दिया था। वो साक्षात सेथ लग रहा था। उसके हाथ में एंशिएंट ट्री की जड़ों से बना वो जादुई सेप्टर चमक रहा था। भाई, लॉर्ड सेठ के हाथ में वो जो चीज थी ना, वो कोई मामूली हथियार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया का कोई बेशकीमती खजाना हो। सेठ ने गरजते हुए ऐलान किया कि इस बार वो यहां अकेला नहीं आया है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, नजारा ही बदल गया। आसमान से जॉइंट आइस लिजर्ड्स का एक पूरा ग्रुप नीचे उतरा। भाई, वो 2 पैरों पर चलते थे और उनका शरीर किसी 10-12 मंजिल की बिल्डिंग जितना विशाल था। आते ही उन्होंने ऐसी खौफनाक दहाड़ मारी कि समंदर कांप उठा। उन्होंने अपने हाथ उठाए और मुंह से -100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फीली हवा का झोंका छोड़ा। पलक झपकते ही समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमकर पत्थर हो गया। भाई मान गए, ये तरीका तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। इससे न केवल दुश्मन रुके, बल्कि इंसानों को लड़ने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया। ठंड इतनी थी कि आसपास के दुश्मनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तभी वहां आर्कटिक क्वीन प्रकट हुई। भाई, क्या वो एक म्यूटेटेड क्रिकेट है? उसकी आवाज किसी शांत झरने जैसी थी। उसने बस इतना कहा, जमीन होने से इंसानों को लड़ने में आसानी होगी, है ना? बुरा आइडिया नहीं है। उसने अपनी बर्फीली शक्तियों से समंदर के ऊपर एक पूरी जमीन तैयार कर दी। और ये बर्फ कोई पतली परत नहीं थी, समंदर की सतह से कई मीटर नीचे तक जमी हुई एकदम सॉलिड चट्टान थी। किंग लू तो खुशी से पागल हो गया। वो चिल्लाते हुए दुश्मन पर झपटा। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या चल रहा है, पर जो भी है, कसम से मजा आ गया। भाई, समंदर के लुटेरों का होम एडवांटेज यहीं खत्म हो गया। हमारे सुपर ह्यूमन वॉरियर्स तो बस इसी मौके की तलाश में थे। अब वो अपनी पूरी ताकत दिखा सकते थे। आखिर वो जमीन पर लड़ने के आदी हैं, जहां वो खुलकर अपनी स्ट्रैटेजी और स्किल्स इस्तेमाल कर सकें। अब तक तो वो बेचारे कुछ मीटर चौड़े वॉरशिप्स पर सिमटे हुए थे। तभी एक लाल आंखों वाले भेड़िए की नाक पर ऐसा मुक्का पड़ा कि उसका खेल वहीं खत्म। ये मुक्का मारने वाली और कोई नहीं, अपनी शा लिंग थी, जिसके हाथ आग की तरह दहक रहे थे। उसके पीछे से योद्धाओं की एक पूरी फौज निकली और पागलों की तरह जंग में कूद पड़ी। भाई, ये ग्रुप एकदम खून का प्यासा लग रहा था। ये वही मॉन्स्टर्स थे जिन्हें शा लिंग ने सालों की मेहनत से इकट्ठा किया था। वो कैटमैन अपनी गजब की फुर्ती के साथ सबसे आगे बढ़ा। सामने ऑस्ट्रेलिया से आए अजीबोगरीब बीस्ट्स थे। तभी आसमान में कुछ दिखा। चिंग चोंग और उसके साथी दंग रह गए। भाई, ये कौन सी बला है जो इतनी खूबसूरत है, और इसकी ऑरा, बाप रे, जैसे आसमान को चीरती हुई कोई आग की लकीर हो। वो साक्षात फीनिक्स था। उसने अपनी स्पिरिट पावर्स इकट्ठा करना शुरू की। उसकी चोंच के पास सूरज जैसा चमकता हुआ एक गोला बना, जो बड़ा और बड़ा होता गया। और फिर मैसिव एक्सप्लोजन। सिर्फ एक बार, और सामने वाले सारे बीस्ट्स जलकर राख हो गए। स्नेक गर्ल हैरान थी कि ये रहस्यमय रक्षक कौन है। भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अपना लकी क्रो है, वही जिसका बैड लक और अकेलापन तो इन्फिनिटी लेवल पर है, पर जरूरी मौके पर इसकी किस्मत एकदम हीरा है। अब जंग फिर से बराबरी पर आ गई थी। वो सी बीस्ट्स भी कोई अमर नहीं थे। उनकी तादाद भी खत्म हो रही थी। मदद पहुंचते ही इंसानों के अंदर लड़ने का जज्बा फिर से जाग उठा। और हाँ, ड्रैगन कॉर्प का बॉस हजारों लड़ाइयों के बाद भी अभी जिंदा है भाई। चाइना फेडरेशन को तो उसे मेडल देना चाहिए। एंशिएंट ट्री ने डार्क किंग की आंखों में देखकर कहा,
इंसान बेवकूफ जरूर है। उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते, फिर भी जब तक अंत नहीं आता वो हार नहीं मानते। और याद रखना, दुनिया का कोई भी जीव हो, वो मौत के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता है। डार्क किंग को भी अब समझ आ रहा था कि पासा पलट रहा है। वो बौखला गया। एंशिएंट ट्री ने दहाड़ते हुए कहा, हमने अभी हार नहीं मानी है। डार्क किंग चिल्लाया, तो ठीक है, पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और फिर इन सबको। हा हा हा। उसे अपनी सेना पर अब भरोसा नहीं रहा था, पर वो खुद अभी भी एक बड़ा खतरा था। भाई, जैसे ही एंशिएंट ट्री और डार्क किंग एक दूसरे की तरफ झपटने वाले थे, तभी अचानक एक कोने में जबरदस्त धमाका हुआ। दोनों ने फौरन उस तरफ देखा। भाई, धूल और धुआं हटने से पहले ही उन्होंने वहां आने वालों की ऑरा महसूस कर ली थी, और वो इतनी पावरफुल थी कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। वहां से निकला वो 3 आंखों वाला चमकता हुआ एलिफेंट, पर उसके साथ 2 और जीव थे। एंशिएंट ट्री ने जब उन्हें देखा तो वो इतनी हैरान हुई कि हकलाने लगी। हे भगवान, धत तेरी की, ये कैसे मुमकिन है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिव्य हाथी के अलावा वो 2 और जीव कौन हैं, जो दिखने में तो शायद उतने स्पेशल नहीं लग रहे थे, पर उनकी शक्ति, भाई, वो तो अलग ही लेवल पर थी। आखिरकार वहां एक ड्रैगन था, और उस डिवाइन एलिफेंट के बगल में वही सी हॉर्स खड़ा था जिसे हमने करीब 10 चैप्टर पहले देखा था। भाई, मजे की बात पता है क्या है? उन दोनों जीवों का रैंक उस डिवाइन एलिफेंट से भी कहीं ज्यादा ऊपर लग रहा था। ये कोई मामूली जानवर नहीं थे, ये तो साक्षात हेवन माउंटेन के डिवाइन एंटिटीज। तो भाई, एंशिएंट ट्री की असली फौज, यानी उसके सबसे बड़े मददगार, अब मैदान में उतर चुके हैं। अब इस जंग का क्या अंजाम होगा, कसम से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पासा पूरी तरह पलट चुका है। पैंडा ब्रदर्स का जलवा। भाई, सीन शुरू होता है ऑस्ट्रोथ के साथ। उसने अपना एवोल्यूशन पूरा कर लिया है और बिना एक पल गवाए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन पर सीधा हमला बोल दिया। उसके मुंह से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड और स्पिरिचुअल पावर का एक जबरदस्त रेला निकला। वो जानलेवा तेजाब तेजी से चीजी की तरफ बढ़ा, पर भाई, अपना चीजी यानी कि पैंडा भी कम नहीं है। अपनी फुर्तीली बॉडी के साथ उसने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और उसे चकमा दे दिया। पर तभी ट्विस्ट आया। अचानक ऑस्ट्रोथ का मुंह चीजी के एकदम करीब आ गया। पता चला कि पिछला हमला तो सिर्फ एक दिखावा था, असली वार तो ये था। चीजी उस वक्त हवा में लटका हुआ था, जहां से बचना लगभग नामुमकिन था। भाई, इस लेवल की लड़ाई में हार जीत का फैसला पलक झपकते ही हो जाता है। चीजी ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और मन ही मन गाली दी, धत तेरी की। अभी वो मुंह चीजी से 1 मीटर भी दूर नहीं था कि तभी बूम, एक जबरदस्त सुपरसोनिक काउंटर पंच पड़ा, जिसने ऑस्ट्रोथ का चेहरा ही बिगाड़ दिया। चीजी के सामने बिजली की रफ्तार से एक परछाई आकर खड़ी हो गई। भाई, वो और कोई नहीं, चीजी का बड़ा भाई यानी कि ओल्डर विंटर ब्रदर था। आते ही उसने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहा है, सीरियस हो जा। उसे लगा कि चीजी सिर्फ खेल रहा है, वरना ये बीस्ट अब उसका मुकाबला करने लायक नहीं बचा था। भाई, ये पैंडा क्लैन भी ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज है। मुक्का खाते ही ऑस्ट्रोथ जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वो गिरा तो पूरी धरती कांप उठी और उसके नीचे दबकर अनगिनत छोटे बीस्ट्स कचूमर बन गए। चीजी ने ऊपर देखा और चिल्लाया, बड़े भाई। उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, भाई की ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का कि वो अपने भाई को निराश नहीं कर सकता। जैसे ही बड़ा भाई जमीन पर उतरा, ऑस्ट्रेलिया कोर के दर्जनों बीस्ट्स ने उसे घेर लिया। बड़े भाई ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसे जोर की पेशाब लगी हो और सामने वाला टॉयलेट ब्लॉक हो। उसने मन ही मन कहा, लानत है, एंशिएंट ट्री की खुशबू और वो डार्क गाय ठीक मेरे सामने है। सामने एक बहुत ही विशाल और मजबूत स्टोन नेस्ट था। ये कभी ऑस्ट्रेलिया के पुराने राजा का घर हुआ करता था, पर जब से डार्क किंग ने इस पर कब्जा किया, वो इसे कम ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि वहां उसे बड़ी अकेलापन महसूस होता था, जैसे किसी अंडे के छिलके में हजारों साल बिताने हों। उस स्टोन नेस्ट के अंदर स्काईलाइट के ठीक नीचे डार्क किंग खड़ा था। एक सुनहरी रोशनी उस पर पड़ रही थी। अब उसके सामने क्लैन के 3 योद्धा थे, एलिफेंट, सी हॉर्स, ड्रैगन और साथ में अपनी एंशिएंट ट्री। दोनों तरफ से एक दूसरे को घूरा जा रहा था। हर कोई एक दूसरे की स्पिरिचुअल ब्रेथ को एनालाइज कर रहा था और उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा रहा था। सन्नाटे को चीरते हुए सबसे पहले डार्क किंग बोला,
उसकी आवाज एकदम ठंडी और नफरत से भरी थी। ओह, तो ये सब पुराने जाने पहचाने चेहरे हैं। भाई, क्या ये डार्क किंग के पुराने दुश्मन थे? बिल्कुल, क्योंकि उसने आगे कहा, क्या तुम लोग उन्हीं के वंशज हो? अच्छा है, अब सब कुछ एक साथ ही खत्म हो जाएगा। सन्नाटे को चीरते हुए आखिरकार एलिफेंट ने एंशिएंट ट्री से बात की। उसने कहा, एंशिएंट ट्री, हम यहां तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने आए हैं। एंशिएंट ट्री ने बस अपना सिर हिलाया। सच तो ये है भाई, उसे उम्मीद तो थी कि डिवाइन क्लैन इस जंग में शुरू से साथ देगी, पर उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो वाकई आएंगे। पर अब जब वो आ गए थे तो दिल को बड़ी तसल्ली मिली। तभी ड्रैगन ने बड़ी शांति से कहा, उम्मीद नहीं थी कि इस बार सील तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर की लहर टाइड का इस्तेमाल करोगे। ये सुनकर डार्क किंग बड़ी धूर्तता से हंसा और बोला, तुम लोग साले एकदम बेकार हो। इतनी पीढ़ियां बीत गईं और तुम इतने कमजोर हो गए कि मुझे दबाने वाली सील तक को संभाल कर नहीं रख पाए। भाई विश्वास कर, पिछले हजारों वर्षों में इस डार्क किंग के अलावा किसी में इतना साहस नहीं था कि वो सेलेसियल क्लैन को इस प्रकार सामने से अपशब्द कह सके। उसकी बातों ने डिवाइन क्लैन को आग बबूला कर दिया। वो सब एक साथ चिल्लाए, वापस चले जाओ उस अंधेरे समंदर में। डार्क किंग ने अपना चेहरा बिगाड़ा और पलटकर दहाड़ा, तुम लोगों को उस गहरे समंदर के नीचे के नर्क अबिस में वापस जाने की जरूरत है। ये आखिरी जंग है, मैं तुम सबको एक साथ दफना दूंगा। शायद वो उन पुराने देवताओं के साथ इन्हें दफनाने की बात कर रहा था जिन्होंने हजारों साल पहले उसे सील करने के लिए अपनी जान दी थी। वो डिवाइन क्लैन और एंशिएंट ट्री की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब आया, उसका दायां हाथ फैलकर एक भयानक और विशाल लावा के हाथ में बदल गया। ये उसका ड्रैगन कैचिंग स्किल था, जिसे उसने फौरन 50,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खरीदा था। एंशिएंट ट्री ने किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह पैर फैलाए और अपने बाएं हाथ से बचाव किया। वो दहकता हुआ लावा एंशिएंट ट्री के पास से फिसल कर निकल गया। तभी एलिफेंट गार्डियन ने ऊंची छलांग लगाई और अपने पैरों से स्काई फॉल स्किल लॉन्च की। दूसरी तरफ सी हॉर्स गार्डियन ने वाटर रैम्प शुरू किया, जिससे एक खतरनाक भंवर बन गया। भाई, उसकी रफ्तार सुपरसोनिक थी। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इस तेज पानी के कटाव को झेल सके? उधर ड्रैगन गार्डियन ने भी दर्जनों नीले बैंगनी रंग के स्पिरिचुअल पावर कैनन बॉल्स दागे। डार्क किंग ने बिना झिझके फिर से 50,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स फूंके और लाइट शील्ड एक्टिवेट कर दी। उसके अनगिनत टेंटिकल्स पागलों की तरह फड़फड़ाते हुए एक डिफेंस बनाने लगे। जैसे ही सारे हमले उसकी शील्ड से टकराए, वहां का स्पेस जैसे फट गया और पूरी धरती पागलों की तरह हिलने लगी। डार्क किंग पागलों की तरह हंसा, हा, तुम सब मिलकर मुझे बुली कर रहे हो। पर भाई, वो एक बात भूल गया कि एंशिएंट ट्री ने अभी तक कुछ नहीं किया था। वो दुश्मन जो हमेशा उसका रास्ता रोकता था, अब ठीक उसके सामने था। एंशिएंट ट्री ने अपनी मुट्ठी कसी और कॉल ऑफ लाइट का आदेश दिया। उसके दाएं हाथ की मुट्ठी से रोशनी की एक किरण निकली और सीधा आसमान में जा लगी। अगले ही पल ऊपर से एक बेहद ताकतवर प्यूरिफाइंग लाइट सीधे डार्क किंग पर गिरी। डार्क किंग को ऐसा लगा जैसे उसे खौलते हुए तेजाब से नहलाया जा रहा हो। उसका मांस और खाल पिघलने लगी। उसके टेंटिकल्स जो डिफेंस कर रहे थे, वो भी टेढ़े मेढ़े हो गए और उसकी लाइट शील्ड बेकार हो गई। उसकी दर्दनाक चीख ने नीले आसमान को चीर दिया। वो अपनी आखिरी सांसों तक गाली बकता रहा और अपनी आदत के मुताबिक हमले के बीच में भी उसने फिर से सिस्टम खोला और शॉपिंग करने लगा। इससे पहले कि डार्क किंग सिस्टम में अपने लिए कोई ढंग का स्किल ढूंढ पाता, एक भारी भरकम सा साया पागलों की तरह उसकी तरफ लपका। भाई, ये कौन है? क्या डार्क किंग ने इसके पैसे देने थे? पता नहीं, पर वो पांडा क्लैन का बड़ा भाई, ओल्डर पांडा ब्रदर था, जिसका चेहरा नफरत और कड़वाहट से भरा हुआ था। उसका दाया हाथ हरी स्पिरिचुअल पावर से लिपटा हुआ था और उसे देखकर लग रहा था कि वो यहां बातें करने तो बिल्कुल नहीं आया है। एक सीधा सूसू पंच डार्क किंग के चेहरे पर जा लगा। भाई, मुक्का इतना जोरदार था कि डार्क किंग का मास्क ही चटक गया। इस मुक्के की पावर इमेजिन करो, जैसे कोई आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इंप्रेस करने के लिए पंचिंग मशीन पर अपनी पूरी जान लगा देता है ना, बस वैसा ही। इसे रोकना नामुमकिन था। मुक्का मारने के बाद बड़ा भाई चुप नहीं रहा। वो दहाड़ा, कमीने कातिल, तुझे माफ नहीं किया जा सकता। डार्क किंग की बॉडी जैसे बिखरने लगी थी। क्यों? क्योंकि उस एक पंच में सैकड़ों टन की ताकत थी, जो जिस चीज से टकराती उसे तहस नहस कर देती। पर डार्क किंग ने अपनी जीभ दबा ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दुश्मन से निराश है या उसे तुच्छ समझ रहा है।
एंशिएंट ट्री का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इसमें से तो चीज़ी जैसी स्मेल आ रही है। क्या ये उसका बेवकूफ़ बड़ा भाई है? भाई सच तो ये है कि एंशिएंट ट्री ने इस पांडा के बारे में चिंग चोंग और चीज़ी से बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नज़र में ये पांडा एक नंबर का बेवकूफ़ है जिसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पर बड़े भाई ने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने अपनी बॉडी को मैक्सिमम लेवल पर स्ट्रेच किया और अपनी सूसू पावर को बाहर निकाला। वहां एक विशाल गुस्सैल हरा पांडा प्रकट हो गया। बड़े भाई ने ऐलान किया, डार्क पिल, आज मैं तेरा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इतना बोलते ही वो डार्क किंग पर टूट पड़ा। मुक्कों की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि डार्क किंग की टेंटिकल्स डिफेंस तक नहीं कर पा रहे थे। डार्क किंग जैसा शातिर और गहरा इंसान भी ये नहीं सोच सकता था कि उसका सामना कभी ऐसे पागल और जुनूनी पांडा से होगा। भाई, किसी लॉन्ग टर्म सिंगल लड़के को कभी कम मत आंकना। उसी समय ड्रैगन गार्डियन ने मौके का फायदा उठाया और हजारों डेविल पावर नीडल्स दागे। क्या उसे डर नहीं था कि पांडा को लग जाएगी? भाई, इस लेवल पर निशाना एकदम एब्सोल्यूट होता है। उसने डार्क किंग के दाएं हाथ को निशाना बनाया ताकि वो काउंटर अटैक न कर सके। डार्क किंग का हाथ जख्मी होकर पैरालाइज हो गया। तभी एक और हमला हुआ, और ये कोई और नहीं, अपनी शा लिंग थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त वार किया और चिल्लाई, मर जा। उसकी विशाल फायर सोर्ड ने डार्क किंग के एक टेंटिकल को काट दिया। डार्क किंग की डायमंड जैसी मजबूत लावा बॉडी भी इस वार को नहीं सह पाई। ये कोई जादुई बैंगनी आग नहीं थी, बल्कि नॉर्मल पीली आग थी जिसे शा लिंग ने इतना रिफाइन कर दिया था कि वो दुनिया की किसी भी चीज को काट और जला सकती थी। एंशिएंट ट्री ये देखकर दंग रह गया कि शा लिंग यहां आ गई है। सच तो ये है भाई, वो अपनी बेटी पर निर्भर नहीं था। वो तो बस चाहता था कि उसकी बेटी चैन से जिए। पर उसे लड़ते देख एंशिएंट ट्री के दिल में एक गर्व महसूस हुआ। शायद वो इमोशंस के मारे रोने ही वाला था। डार्क किंग का खौफनाक रूप, मरण या विजय? भाई, डार्क किंग को हल्का मत लेना। उसने इतनी तेजी से रिकवर किया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक उसके ढेरों टेंटिकल्स खुले और शा लिंग की तरफ लपके उसे कुचलने के लिए। उसने बड़ी कमीनी मुस्कान के साथ कहा, इधर आओ छोटी बच्ची, चलो थोड़ा मजा करते हैं। शा लिंग उसकी स्फूर्ति और रिकवरी एबिलिटी को देखकर दंग रह गई। वो अभी हवा में ही थी तो वहां से बचना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर ड्रैगन ने अपनी गर्दन लंबी की और दुश्मन के उन ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स को काट खाया। शा लिंग की जान बच गई भाई, पर अभी डार्क किंग संभल पाता उससे पहले ही उसे आसमान के फटने जैसी आवाज आई। ये एलिफेंट गार्डियन था जो स्काई फॉल के साथ सीधा उसके सिर पर काल बनकर मंडरा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी थी कि स्पेस ही चकनाचूर हो गया। वो जानलेवा हमला सीधा डार्क किंग के सिर पर लगा। उसका चेहरा चटक गया, गर्दन और रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी पल सी हॉर्स गार्डियन का वाटर रैंप छूटा जिसने सब कुछ चीर कर रख दिया। डार्क किंग के टेंटिकल्स कटकर चारों तरफ बिखर गए। भाई, डार्क किंग सच में हजारों टुकड़ों में बट चुका था। उसने बस एक आह भरी, लानत है, और अपनी जीभ काट ली। समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद पर अफसोस है या वो अपने दुश्मनों को तुच्छ समझ रहा था। तभी हमारे अकेले और गुस्सैल पांडा भाई का दूसरा मुक्का आया। वो पागलों की तरह चिल्लाया, नर्क में जा साले। डार्क किंग के बचे हुए सिर और छाती पर वो सुपरसोनिक पंच ऐसे लगा कि उसका मजबूत मास्क टूटकर सीधा जमीन में धंस गया। पर तभी पांडा भाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जिस शरीर को उसने जमीन में गाड़ा था वो अचानक भाप बनकर गायब होने लगा, और फिर डार्क किंग का शरीर डार्क गैस के रूप में ऊपर उठा, जिसमें दर्जनों खून जैसी लाल आंखें चमक रही थीं। पांडा भाई अनजाने में ही पीछे कूद गया और शा लिंग भी फौरन पीछे हट गई। शा लिंग समझ नहीं पा रही थी कि ये शैतान अब क्या प्लानिंग कर रहा है। पूरे इलाके में आदिम मौत जैसी सड़ांध और खौफ छा गया। इस बंदे के पास इतने राज हैं कि हर पल मैक्सिमम अलर्ट रहना पड़ता है। अचानक उन लाल आंखों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी, जैसे स्पिरिचुअल पावर वाला कोई एडवांस्ड लेजर हो। डार्क किंग ने सीधा शा लिंग और पांडा भाई को निशाना बनाया। भाई, ये हमला इतना तेज था कि भागने का मौका ही नहीं था। अगर इस लेवल पर हमला लग जाए तो मौत पक्की है। तभी पीछे से एंशिएंट ट्री ने रिएक्ट किया। उसने अर्थ एलिमेंट वॉल खड़ी कर दी। जमीन से रिफाइंड मिट्टी की एक मजबूत दीवार ऊपर उठी। भाई, इस वक्त मिट्टी ही बेस्ट चॉइस थी, क्योंकि पानी या बर्फ इस लेजर हमले को रोकने के बजाय और बढ़ा देते। जैसे ही डार्क किंग का हमला उस मिट्टी की दीवार से टकराया, धमाका तो हुआ, पर मिट्टी ने उसकी पावर को सोख लिया।
डार्क किंग भी एंशिएंट ट्री की इस चाल को देखकर हैरान रह गया। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, दीवार के पीछे खड़े तीनों देवताओं ने एक काम किया। वो तीनों अपनी पूरी ताकत एक हल्के नीले रंग के गोले में जमा कर रहे थे। उस गोले से एक बहुत ही शांत और दिव्य रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर घनी और खतरनाक होती जा रही थी। भाई, मैदान का नजारा देखो। सेलेस्टियल क्लैन के तीनों देवता एक घेरा बनाकर खड़े हैं और उनके बीच में एक नीला गोला बड़ा होता जा रहा है। ये उनकी जादुई ताकतों का निचोड़ है, जिसका निशाना सीधा डार्क किंग है। उनके और डार्क किंग के बीच बस 100 मीटर की दूरी बची है। भाई, मानना पड़ेगा कि डार्क किंग की रीजनरेटिव एबिलिटीज तो एंशिएंट ट्री से भी तगड़ी लग रही हैं, पर इस वक्त उसका शरीर लावा का एक गंदा और घिनौना ढेर बन चुका है और उसकी लाल आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। उसे एहसास हो गया है कि ये लोग उसे फिर से सील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहा है, इतनी मेहनत के बाद वापस आया और ये सब फिर से शुरू हो गया। तभी एलिफेंट गार्डियन के ने अपनी सूंड से उस गोले में आखिरी पावर डाली और बड़ी शांति से कहा, बिल्कुल, हम सब यहाँ सिर्फ एक ही मकसद के लिए आए हैं, तुम्हें हमेशा के लिए कैद करने के लिए। और भाई, जैसे ही उसने बात खत्म की, वो नीला गोला लॉन्च कर दिया गया। वो गोला किसी घर जितना बड़ा था और उसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, जिसे खास तौर पर सीलिंग के लिए डिजाइन किया गया था। डार्क किंग को खतरे की बू आ गई। उसे पता था कि ये वही बदनाम तकनीक है जो उसे कैद कर सकती है। वो गोला उसे पूरा निगलने के लिए तेजी से बढ़ा। तभी भाई, उसके लेफ्ट साइड में एक पोर्टल खुला। वो पोर्टल साक्षात मौत की तरह लग रहा था। वो नीला गोला डार्क किंग पर सुपरसोनिक फोर्स के साथ दबाव बनाने लगा, जैसे किसी कीड़े को पैर के नीचे कुचल दिया जाता है। वो पोर्टल अब डार्क किंग और उस गोले दोनों को निगलने के लिए तैयार था। डार्क किंग को समझ आ गया कि अब भागना नामुमकिन है। वो पागलों की तरह चिल्लाया, लानत है तुम कमीनों पर। पर भाई, फिर वो अचानक मुस्कुराया, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जीत जाओगे? तभी अचानक उसने अपने काले पंजे निकाले। उसकी दर्जनों लाल आंखों में खून सवार था। उसके आसपास की काली औरा बड़े बड़े पंजों में बदल गई और उसने पलटवार किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दबे होने के बावजूद वो हमला करेगा। एक पल में एक पंजा एलिफेंट गार्डियन के शरीर के आर पार हो गया। खून झरने की तरह बहने लगा और एलिफेंट गार्डियन हवा में उछल गया। वो दर्द के मारे बस कुछ बेमतलब की चीखें निकाल पा रहा था। वो घाव जानलेवा था भाई। बाकी दो उन खौफनाक पंजों की तरफ बढ़े, पर डार्क किंग की रफ्तार बिजली जैसी थी। किसी के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, सिवाय दो लोगों के, अपना लोनली पैंडा और शा लिंग। भाई, इन दोनों की काबिलियत उन तीनों देवताओं से भी ऊपर निकल गई। पैंडा ने अपनी ब्रेथ से उन पंजों को चीर दिया, जबकि शा लिंग ने उन्हें काटकर अलग कर दिया। शा लिंग चिल्लाई, मत सोचना कि तुम हमें रोक सकते हो, नर्क में जाओ। डार्क किंग उस नीले गोले के अंदर से गुस्से में उन्हें घूर रहा था। दरअसल वो नीला गोला उसे कैद कर रहा था और पीछे वाला पोर्टल उसे उसकी पुरानी दुनिया में वापस भेजने के लिए खुला था। पर भाई, तभी एक बहुत बुरी खबर आई। एलिफेंट गार्डियन की सांसें उखड़ने लगी थीं। उस जानलेवा घाव की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर एकदम गिर गई और नतीजा, वो नीला सीलिंग ऑर्ब अब कमजोर पड़ने लगा और उसमें दरारें आने लगीं। भाई, सिचुएशन एकदम नाजुक थी। डार्क किंग आजाद होने ही वाला था कि तभी शा लिंग ने अपनी स्पिरिचुअल फायर का एक जबरदस्त रेला उस नीले गोले की तरफ छोड़ा। एंशिएंट ट्री भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी पूरी मिट्टी की शक्ति यानी अर्थ पावर झोंक दी और दहाड़ा, तू बचकर नहीं जा सकता, अपने नर्क में वापस जा। मिट्टी की वो भूरी ऊर्जा उस गोले में मिल गई और उसे फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। डार्क किंग की आंखों में पहली बार खौफ दिखा भाई। वो पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। वो नीला गोला उसे जकड़ता जा रहा था। इस गोले की खासियत यही थी, ये जितना शरीर को ढकता उतनी ही दुश्मन की ताकत चूस लेता। उस आखिरी पल में अपने ओल्डर पैंडा भाई ने भी अपनी पूरी जान लगा दी और फिर वूश, एक सेकंड के लिए वो गोला पूरी तरह बंद हुआ और अचानक गायब हो गया। वो पोर्टल भी बंद हो गया। वहां बस स्पेस में एक छोटी सी दरार रह गई थी जो धीरे धीरे भर रही थी। शा लिंग ने राहत की सांस ली। हो, शुक्र है हमने कर दिखाया। सब लोग सुन्न खड़े थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि डार्क किंग चला गया। ड्रैगन किंग, जो अब खून उगल रहा था, उसके चेहरे पर भी सुकून था। उसने अपनी नस्लों का पुराना मिशन पूरा कर दिया था। पैंडा भाई हवा सूंघ रहा था। उसे डार्क किंग की कोई महक नहीं आई। सब कुछ शांत लग रहा था। एलिफेंट गार्डियन अब और खड़ा नहीं रह सकता था। वो जमीन पर घेर हो गया। सी हॉर्स गार्डियन पसीने पसीने था और अपने साथी की हालत देखकर डर रहा था।
भाई, डार्क एट्रीब्यूट वाले घाव बड़े गंदे होते हैं, वो मांस को सड़ा देते हैं। शालिंग ने फौरन लाइफ एसेंस निकाला और उसे डांटते हुए कहा, मैंने कहा था ना इसे साथ रखना, पर तूने सुनी ही नहीं। एलिफेंट गार्डियन दर्द में भी मुस्कुराया और बोला, क्या फर्क पड़ता है, तेरे पास तो है ना। पर तभी अचानक अंधेरे से एक डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी बिजली की रफ्तार से निकली। वो सी हॉर्स गार्डियन के सिर के पास से गुजरी और भाई, एक पल में खेल खत्म। शालिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। सी हॉर्स गार्डियन का सिर उड़ चुका था और वो वहीं ढेर हो गया। एलिफेंट गार्डियन खौफ के मारे दहाड़ा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। पांडा भाई का मुंह भी खुला का खुला रह गया। क्या ये डार्क किंग था? अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और तेज धार वाली एनर्जी पांडा भाई की तरफ बढ़ी। उसने पांडा के मांस को चीर दिया और उसे हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। भाई, ये तो सरासर तबाही है। डार्क किंग गया नहीं था, वो तो बस वार करने के लिए छुप गया था। क्या पांडा भाई और शालिंग बच पाएंगे? भाई, पांडा भाई एक विशाल चट्टान से जा टकराया। अगर उसने अपनी स्किन को पहले से मजबूत फोर्टिफाई नहीं किया होता तो उसका हश्र भी उस सी हॉर्स गार्डियन जैसा ही होता। तभी एंशिएंट ट्री ने ऊपर देखा और उसका दिल बैठ गया। आसमान कांच की तरह चटक रहा था। जिस जगह उन्होंने डार्क किंग को कैद किया था, वहां से शीशा टूटने जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी एक विशाल लाल आंख दरार से बाहर झांकने लगी। डार्क किंग की डरावनी हंसी गूंजी। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि इन पुराने हथकंडों से तुम मुझे रोक लोगे? ड्रैगन किंग और एलिफेंट गार्डियन ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की ठानी, पर दरार से निकलता वो काला धुआं सब कुछ निगल रहा था। इससे पहले कि वो अपनी तकनीक पूरी कर पाते, डार्क किंग की काली भालों जैसी ऊर्जा डार्क स्पीयर्स ने उन दोनों के आर पार छेद कर दिया। पांडा भाई ने अपना सुसानु बचाव के लिए बुलाया, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधा करने की? लेकिन भाई, डार्क किंग अब एक अलग ही लेवल पर था। उसने भारी भरकम 300,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स फूंक दिए और अपना रूप बदल लिया। अब वो एक काले साए वाले भालू जैसा दिख रहा था, जिसके चेहरे पर एक ही बड़ी लाल आंख थी। डार्क किंग ने एक ऐसा मुक्का जड़ा कि पांडा भाई का सुसानु कांच की तरह बिखर गया। वो मुक्का सीधा पांडा भाई को लगा, जिससे उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह डैमेज हो गए और वो खून उगलने लगा। भाई, विडंबना देखो, डार्क किंग ने पांडा की अपनी स्किल को कॉपी किया था, पर उसकी ताकत पांडा से कहीं गुना ज्यादा थी। डार्क किंग यहीं नहीं रुका। उसने एक डिवावरिंग यानी निगलने वाली एबिलिटी खरीदी और अपने काले टेंटिकल से एलिफेंट गार्डियन और पांडा भाई को जकड़ लिया। देखते ही देखते उसने उन दोनों को अपने घिनौने शरीर के अंदर सोख लिया ताकि अपनी ताकत और बढ़ा सके। शालिंग ये सब देखकर थर थर कांप रही थी। अब उसकी बारी थी। डार्क किंग के टेंटिकल्स एक खौफनाक मुंह बनकर उसकी तरफ बढ़े। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर एंशिएंट ट्री बीच में कूद पड़ा। उसने एक जबरदस्त पंच से उन टेंटिकल्स को पीछे धकेला और दहाड़ा, शालिंग फौरन पीछे हटो। अब भाई, मैदान साफ है, कोई बीच में नहीं है। एक तरफ दुनिया का रक्षक एंशिएंट ट्री और दूसरी तरफ तबाही का देवता डार्क किंग। अब शुरू होगा वो असली सोलो बैटल, जो तय करेगा कि ये दुनिया बचेगी या राख बन जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके साथ मारपीट करो या उस पर कीबोर्ड फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी एंशिएंट ट्री वर्सेस डार्कनेस की फाइट तो अभी बस शुरू हुई है। अगले चैप्टर में इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alone. It's so cold outside.
break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier